हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आज का जो हमारा खास टॉपिक है वह शिंजो आबे जी के ऊपर ही होने वाला है। यानी कि क्यों याद रखे जाएंगे शिंजो आबे, आखिर उन्होंने अपने जीवन में यानी अपनी लाइफ में ऐसा क्या कार्य करा अपने देश के लिए या अपने पड़ोसी देश के लिए, वह इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाएंगे, यानी क्यों याद रखे जाएंगे शिंजो आबे। यही आज का हमारा इस वीडियो का खास मकसद होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में पहले हम समझेंगे चर्चा के बिंदु, आखिरकार हम किस किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपको हर टॉपिक का पता चल जाए और आप ज़्यादा ना वीडियो देखकर जो आपका मेन टॉपिक यानी जिसके बारे में आपको पता है उसे ना देखकर जिसके बारे में नहीं पता उस टॉपिक को देखें और अन्य ना देखें, आपकी इच्छा अनुसार अपना वीडियो देख सके। तो पहले अपन चर्चा के पॉइंट देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट जो है हमारा शिंजो आबे के विषय में। सबसे पहले हम शिंजो आबे के विषय में जानेंगे, यानी उनका बैकग्राउंड किस प्रकार का था, वह कहाँ पर पैदा हुए और उनकी जीवन में स्थिति क्या थी, क्या उन्होंने अपने जीवन में करा, कौन से सन में वह प्रधानमंत्री बने, कब इस्तीफा दिया, क्या हुआ, सारी चीज उनके विषय में जानेंगे। फिर जापान की घरेलू और विदेश नीति पर प्रभाव, उनकी वजह से जापान की घरेलू और विदेश नीति पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ा वो जानेंगे। विश्व भर में प्रतिक्रिया, उन्होंने क्या क्या प्रतिक्रिया करी अपने जीवन में, विश्व भर में घूम फिरकर क्या क्या प्रतिक्रिया करी ये जानेंगे। भारत जापान संबंध सुधारने में उनकी भूमिका क्या रही है, भारत और जापान का संबंध सुधारने में उनकी भूमिका रही है। आपको पता होगा पहले से ही भारत और जापान की लड़ाइयाँ रह चुकी हैं, लेकिन अब क्या था, इनके आने से क्या हुआ था कि थोड़ा सा बढ़िया हो गया था, भारत और जापान का रिश्ता सुधर गया था, बहुत ही अच्छी तरीके से सुधर गया। तो उसकी इनके आने से उसकी भारत और जापान की भूमिका क्या अदा हुई है इसके बारे में जानेंगे। और फिर भारत के साथ शिंजो आबे का विशेष रिश्ता क्या है, भारत के साथ शिंजो आबे का विशेष रिश्ता क्या है इसके बारे में। और भारत और जापान के संबंधों के बारे में जानेंगे कुछ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर क्या निष्कर्ष निकल के आता है इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम आदित्य सिंह, आप देख रहे हैं स्टडी प्लस पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दें। धन्यवाद। चलिए अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी जो हमने इसके चर्चा के बिंदु देखे उसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा बिंदु है शिंजो आबे के विषय में जानना सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। पहले यही कि शिंजो आबे आखिर हैं कौन और उनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो 1954 में जापान की राजधानी टोक्यो में पैदा हुए शिंजो आबे। कौन? शिंजो आबे जापान देश में राजधानी टोक्यो में पैदा हुए शिंजो आबे और लगभग 65 की उम्र में इनकी क्या मृत्यु हो गई। ठीक है, अगर इनके हम परिवार की बात करें तो इनका बैकग्राउंड किस प्रकार से आता है, तो सारा ही बैकग्राउंड जो आता है दादा तक का वो राजनीतिक परिवार से आता है। कहां से? राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं ये। जैसे इनके दादा 1957 से 1960 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पर जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1957 से 1960 तक। अगर इनके पिता की बात करें 1982 से 1986 तक विदेश मंत्री रह चुके हैं। इसलिए क्या है, इन्हें इतना अनुभव था अपने देश को सुधारने के लिए और बाकी जो पड़ोसी देश है उनसे संबंध अच्छे रखने के लिए। इन्हें कहां से ज्यादा भावना यानी उत्पीड़ना इन्हें झेलनी पड़ी, अपने परिवार से ही वे मिले इन्हें कि हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश को अर्थव्यवस्था किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। कहां से? क्योंकि इनका बैकग्राउंड जो था राजनीतिक पार्टियों से ही संबंध रखता था। इसी कारण से इन्होंने अपने दम पर एक बहुत ही अच्छा मुकाम पैदा किया और अपना नाम हर देश में ऊंचा किया। ठीक है, और जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री यानी अपनी सेवा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भी कौन थे?
यही थे, जो अपनी सेवा देने वाले सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जो बने रहे, शिंजो आबे ही सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे। अगर इनके पहली बार ये जब प्रधानमंत्री बने, पहली बार 2006 में इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली इन्होंने, और बीमारी के चलते हुए ही 2007 में इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ भी बीमारी हो सकती है ना, कुछ बीमारी हुई होगी, उसके चलते हुए क्या 2007 में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी करीबन 1 साल के करीबन इन्होंने अपना सेवा प्रदान की। और फिर ठीक होने के बाद इन्होंने दिसंबर 2012 में दोबारा प्रधानमंत्री बने, यानी दिसंबर 2012 में इन्होंने दोबारा से शपथ ली, और फिर 2014 और 2017 में भी प्रधानमंत्री बने। इनका जो कार्यकाल रहा 2021 तक था, लेकिन इन्होंने बीमारी के चलते हुए 2020 में ही अपना इस्तीफा दे दिया था। अभी हमने पिछले पॉइंट में शिंजो आबे के बारे में जाना, अब जानते हैं जापानी घरेलू और विदेश नीति पर प्रभाव, यानी जापान की घरेलू नीति और विदेश नीति पर प्रभाव क्या पड़ा शिंजो आबे के प्रधानमंत्री बनने के बाद। जापान में जो नीतियां अपनाई जाती हैं या नीतियां लागू होती हैं, वह क्या धीरे धीरे लागू की जाती हैं, मतलब धीरे धीरे से लागू की जाती हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वे पिछड़े वर्ग के लोग माने जाते हैं। वे थोड़े क्या करते हैं, हिचकते हैं। परिवर्तन जब वहाँ पे होता है तो धीरे धीरे किया जाता है, अगर तेजी से होता है तो वे हिचकते हैं थोड़े से, क्योंकि वे पिछड़े वर्ग में माने जाते हैं। और इससे ही रिलेटेड अब जो हमारे शिंजो आबे थे, उन्होंने आबे द्वारा यानी जापान की नीति में परिवर्तन यथा स्थिति बदलने का प्रयास किया। उन्होंने इसी कारणवश क्या किया, जापान की नीतियों को बदलने का प्रयास करना शुरू कर दिया कि ये चीज़ तो बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप अपना घर बनाओगे या कोई भी नीति अपनाओगे तो सभी सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हो, लेकिन वहाँ के लोग क्या जल्दी जल्दी करने से घबराते थे, हिचकते थे। तो वहाँ पे जो परिवर्तन होता था धीरे धीरे होता था, तो इससे वे क्या थे, शिंजो आबे खिलाफ थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसी परिवर्तन को यथास्थिति बदलने का प्रयास किया, यानी प्रयास चालू कर दिया। और इसी मकसद से अगर इसके आर्थिक मोर्चे पर बात करें हम, तो इसके आर्थिक मोर्चे को आबेनोमिक्स के नाम से जाना गया, आबेनोमिक्स के नाम से जाना गया। और इसके चलते हुए ही मात्रात्मक सहजता, यानी मात्रात्मक सहजता और राजकोषीय खर्च को बढ़ाने की भी प्रेरणा उत्पन्न हुई कि राजकोषीय जो हमारा ये है खर्च है ये भी बढ़े, और संरचनात्मक सुधारों के मिश्रण जैसे उपाय भी उन्होंने अपनाने की कोशिश की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और स्थिर आर्थिक परिदृश्य में विकास को बढ़ावा दिया और विस्तारवादी नीति पर भी जोर दिया, अपनी विस्तारवादी नीति पर भी जोर दिया और आर्थिक स्थिति पर भी जोर दिया। और जब भी यह जापान क्या एक बहुत ही अच्छा देश बन पाया। वैसे भी अच्छा था, लेकिन इनके आने से इन्होंने क्या बहुत ही ज्यादा परिवर्तन किए देश में, तो उससे क्या बहुत ही महत्वपूर्णता उस देश को प्राप्त हुई। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं अपना। अब जानते हैं विश्व भर में प्रतिक्रिया, यानी इस विश्व भर में हेलो, हाँ जी, कुछ ना हो गई थी बात लड्डू से। तो अब जानेंगे क्या विश्व भर में प्रतिक्रिया, आखिरकार इनकी विश्व भर में प्रतिक्रिया क्यों की जाती है। तो दुनिया भर के देशों में से जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति है, जो प्रसिद्ध प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं और चर्चित है, उनमें से ये है क्या थे, एक प्रधानमंत्री ये भी थे। यानी दुनिया भर के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित नेताओं में से एक इन्हें भी माना जाता था, यानी शिंजो आबे को भी क्या माना जाता है, चर्चित नेताओं में से गिनती इनकी भी एक आती थी। और इनकी कई धारणाएं और विचारों की नींव भी रखी गई थी उनके द्वारा ही, और मौजूद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आकार दिया। इन्होंने क्या मौजूद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी इनके द्वारा ही आकार मिला। और इसी के चलते हुए जब शिंजो आबे की मृत्यु हो गई तो कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने क्या इन्हें बहुत ही श्रद्धांजलि के रूप में व्यक्त किया। अपने ट्विटर के जरिए, किसी ने इंस्टाग्राम के जरिए इन्हें श्रद्धांजलि दी। कौन कौन से देशों ने दी, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी अन्य देश हैं, उन्होंने इन्हें श्रद्धांजलि दी। बोलना नहीं जा रहा,
श्रद्धांजलि दी। ठीक है, समझ जाओ आप। और चीन के विदेश मंत्री द्वारा भी प्रतिक्रिया की गई, यानी चीन के विदेश मंत्री जो हैं उनके द्वारा भी एक प्रतिक्रिया की गई कि शायद उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, उनके द्वारा भी श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन मतलब कि रिपोर्टों के अनुसार एक चीज यह भी पता लगाई जा रही है कि जो वहां का सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है चीन के, उनके मुताबिक ऐतिहासिक दिवस यानी इस दिन को, जिस दिन आबे जी की मृत्यु हुई थी, यानी शिंजो आबे जी की जिस दिन मृत्यु हुई थी, उस दिन को ऐतिहासिक दिवस के रूप में भी बनाया जाएगा और हत्यारे को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी हत्यारा जो था उसे हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ये सोशल मीडिया के जरिए पता चल पा रहा है। और लेकिन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई, उन्होंने भी अपने ट्विटर के जरिए शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी, ट्विटर के जरिए से। तो जानते हैं अगला पॉइंट, भारत जापान संबंध सुधारने में उनकी भूमिका रही, मतलब उनकी भूमिका क्या रही है, किनकी भूमिका, शिंजो आबे की भूमिका इसमें भारत और जापान के जो संबंध इतने अच्छे हुए हैं उनकी भूमिका क्या रही, ये जानते हैं। अगर आप इतिहास दोहराएं दोबारा से तो द्वितीय युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध में इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई मार्च 1944 में हुई, मार्च 1944 में हुई और भारत और जापान बिल्कुल आमने सामने, यानी उनकी लड़ाई चालू किसमें, इम्फाल और कोहिमा में लड़ाई हुई मार्च 1944 में, भारत और जापान जिसमें आमने सामने थे। और जापान की क्या हुई, उसमें बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई। ठीक है, और 1990 के दशक में संबंध सबसे अधिक खराब हुए, जापान से जो भारत के संबंध है 1990 के दशक में सबसे ज्यादा अधिक संबंध जो खराब हुए 1990 के दशक में सबसे ज्यादा खराब हुए। और 1998 में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया, पोखरण परमाणु परीक्षण किया। इससे क्या, जापान बहुत ही ज्यादा वैवाहित होने लगा भारत से, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वह क्या था, जापान भारत की इस कार्रवाई से खुश नहीं था। क्यों नहीं था, अगर आपके घर में कोई परमाणु बम डाल दे तो आप खुश थोड़ी हो जाओगे, तो इसलिए क्या वह खुश नहीं था, क्योंकि वह परमाणु हमले से पीड़ित हो चुका था, पहले ही वह क्या एक बार परमाणु हमले से पीड़ित था। इसीलिए जापान ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए जापान पर, क्योंकि वह उस परमाणु परीक्षण से क्या खुश नहीं था, बहुत ही बुरी तरीके से वह मिट चुका था, मतलब बहुत ही मट्टी पलीत हो गई थी एक तरीके का आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ हो चुका था, इसलिए वह भारत से खुश नहीं था। उन्होंने क्या बहुत ही प्रतिबिंब कई चीजों पे प्रतिबिंब लगा दिए। और जब धीरे धीरे रिश्ते सुधरने लगे तो 2000 से रिश्ते सुधरने की बात आई। चलिए पॉइंट देखते हैं वो। साल 2000 का दशक, संबंध सुधरने पर महत्वपूर्ण प्रगति। 2000 दशक आया और जापान और भारत के संबंध सुधरने पर प्रगति महत्वपूर्णता से होने लगी। शिंजो आबे, अभी पिछले पॉइंट में बताया, 2006 में जब पहली बार जापान के प्रधानमंत्री बने, उसके एक साल बाद ही यानी 2007 में भारत की यात्रा पर आए, और भारत जापान संबंधों का महत्वपूर्ण पिलर एक तरीके से खड़ा कर दिया। वहां पर भारत में आए, देखा, व्यवस्था देखी और क्या सोचा कि यहाँ पर एक पिलर बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिलर, ये वाला पिलर नहीं, मतलब कि दोनों संबंध जो हैं भारत और जापान के एक तरीके से एक पिलर की तरह बन जाने चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जब भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो द्विपक्षीय यात्रा के लिए जापान गए। वह भी क्या, जब पहली बार मतलब भारत के 14वें प्रधानमंत्री मोदी जी बने 2014 में, तो उसी के बाद ही बनते ही वे क्या द्विपक्षीय यात्रा के लिए जापान वे भी गए और संबंध को मजबूत करने पर चर्चा की। यानी वहां पर जाके क्या भारत और जापान के संबंध को मजबूत करने पर उन्होंने क्या आपस में डिस्कशन किया और संबंधों को विशेष रणनीति एवं वैश्विक साझेदारी के रूप में अपग्रेड करने पर भी सहमति जताई। यानी दोनों देशों ने अपने
अपग्रेड यानी देशों को अपने अपने देशों को क्या अपग्रेड करने पर भी सहमति जताई कि आप भी अपग्रेड करो अपने देश को और हम भी अपग्रेड करते हैं, दोनों की तरक्की, दोनों का ही भला। इतनी बात आपके आशा करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। फिर क्या हुआ, इनका आपस में आना जाना लगा रहा। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए जापान और कभी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे यहाँ पर आए, शिंजो आबे। तो जनवरी 2014, दिसंबर 2015 और सितंबर 2017 में क्या शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री भारत में आए। कई बार इन्होंने चक्कर मारते रहे, ठीक है। और दोनों देशों के प्रतिनिधियों के घनिष्ठ संबंधों का परिणाम जब दोनों देश आपस में मिले तो उनका घनिष्ठ जो परिणाम निकला तो वो क्या था, नागरिक परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, बुलेट ट्रेन, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा को सुधारना था। जब दोनों देश बिल्कुल आपस में बिल्कुल एक समान हो गए तो उन्होंने क्या, बुलेट ट्रेन का उद्घाटन किया, समुद्री सुरक्षा बढ़ाई और नागरिक परमाणु ऊर्जा पर भी ध्यान दिया और अपना बुनियादी ढांचा भी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लिया। और दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश जो है अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। ये भी हमारी छोटी सी बात थी। भारत के साथ शिंजो आबे का विशेष रिश्ता, आखिरकार भारत के साथ शिंजो आबे का ऐसा विशेष रिश्ता क्या था जो इतनी भूमिका से इतने अच्छे तरीके से उनमें संबंध बन गया। यानी कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाराणसी गए हुए और गंगा आरती भी की। उन्होंने वाराणसी गए और मोदी जी के साथ गंगा आरती की। और 2017 में उन्होंने भारत की पहली बुलेट ट्रेन की नींव रखने के लिए अहमदाबाद का दौरा भी किया। जब पहली बार बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई 2017 में तो पहली बार क्या, अहमदाबाद भी वह गए। आपको पता ही होगा अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। उन्हें 2021 में पद्म विभूषण भी दिया गया। इसी कारण से उन्हें 2021 में पद्म विभूषण भी दिया गया। डोकलाम विवाद में जापान ने चीन के खिलाफ बयान दिया। डोकलाम विवाद में भारत ने चीन के खिलाफ, भारत ने नहीं, डोकलाम विवाद में जापान ने क्या, चीन के खिलाफ भी बयान दिया। ठीक है, अब जानते हैं भारत और जापान के संबंध के बारे में। आर्थिक संबंध और भी अन्य तरीके संबंध है वे जानते हैं। भारत और जापान संबंध, सबसे पहला जो संबंध मानेंगे हम, आर्थिक संबंध की बात करेंगे। आर्थिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण साझेदारी निभा रहा है और 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 18 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है। द्विपक्षीय व्यापार जो है 18 बिलियन डॉलर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी बढ़ चुका है। और जापान के निवेशक भारत में निवेश करते हैं। सभी को पता होगा जो इंडिया से हैं क्या, वे जो जापान के निवेशक है ज्यादातर भारत में निवेश करते हैं। वैसे तो भारत के भी जापान में निवेश करते हैं लेकिन ज्यादातर जापान के भारत में निवेश करते हैं। और पॉइंट 2, रक्षा संबंध से रिलेटेड दोनों देशों के बीच कई रक्षा अभ्यास भी हैं, जैसे कि हम मान सकते हैं जिमेक्स नौसेना, सिन्यू मैत्री वायुसेना और अभ्यास धर्म गार्जियन थल सेना हैं। और दोनों देश क्वाड, G20 और G4 के सदस्य भी हैं। जैसे आप मान सकते हैं G4 में जो सदस्य बने हैं ब्राजील है, जर्मनी है, भारत और जापान। ये क्या है, चारों ही G4 के सदस्य भी हैं। अगर आप बात करें इसके निष्कर्ष की तो निष्कर्ष जो है आप खुद ही लगा सकते हैं। भारत की एक महत्वपूर्ण सिटी बनाने में यानी शहर बनाने में किसका, शिंजो आबे जी का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत ही प्रसिद्ध नेताओं में इनका नाम चुना जाता है। जो निष्कर्ष निकल के आता है इस वीडियो का सारा, तो अगर आप शुरू से देखी होगी आपने तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल गया होगा कि निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, कि इन्होंने क्या क्या चीज महत्वपूर्णता की और देशों के लिए कितनी भूमिका किस तरीके से दी, ये आपको ओनली पता चल ही पा रहा होगा। अगर नहीं पता, लिखने की बजाय मैं आपको बता देता हूं। और भू राजनीतिक अवधारणाओं को इन्होंने क्या बहुत ही अच्छी तरीके से जन्म दिया। भू राजनीतिक अवधारणाओं को और
अपने देश को मजबूत किया, दूसरे देश को मजबूत किया, जैसे हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आज वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं आपको किस पर कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।